Hi guys, welcome to VN Coaching Classes. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मतलब जिसने आसपास की बुराइयों को या फिर आसपास की चीज़ों पे ध्यान ना दे के अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया है, खुद को काबिल बनाया है, खुद को किसी न किसी मुकाम पे पहुंचाया है, लोग तो उनको गूगल पे सर्च करेंगे ही ना। क्या पता नेक्स्ट आप ही हो। गुड लक। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृतियाँ मतलब लोकल लैंग्वेज पे जो भी रिचुअल्स या फिर हम बोल सकते हैं परंपराएं जो भी फॉलो की जाती है या फिर रीति रिवाज जो फॉलो की जाती है उसको संस्कृति बोला जाता है। ठीक है। जैसे आप सहारनपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ की अलग हो जाएगी संस्कृति, गुजरात साइड की अलग हो जाएगी, उड़ीसा की अलग हो जाएगी, केरला की अलग हो जाएगी। ठीक है। तो टाइम के साथ साथ कैसे संस्कृतियों का विकास हुआ वो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। साफ सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी इंसान को तमिल या उड़िया बोलते हैं, इसका मीन क्या होता है? इसका मीनिंग साफ सीधा सा ये होता है कि या तो वह इंसान तमिल या फिर उड़िया लैंग्वेज बोलता है या फिर तमिलनाडु और उड़ीसा से बिलोंग करता है। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भी चेंजेस हुए ना वो हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चेर और मलयालम का विकास। ठीक है। चेर राज्य और मलयालम भाषा। चेर राज्य कहाँ था? महोदयपुरम का केरला का पार्ट। ठीक है। करंट में जो जिस भी एरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो केरला का पार्ट है जो कि 9वीं शताब्दी में स्टैब्लिश किया गया था। मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में भी किया। ठीक है। अभिलेख क्या होता है हमने 6th क्लास की NCERT में पढ़े हैं। ठीक है। और लोकल लेवल पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको यहाँ पे विकसित होने का क्रम बताया गया है। मलयालम के साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं का भी पालन किया। केरला का मंदिर रंगमंच, ठीक है, ये संस्कृत से ही है, संस्कृत के महाकाव्यों पे आधारित था। केरला का जो भी मंदिर रंगमंच वगैरह होते हैं ना वो संस्कृत के महाकाव्यों पे आधारित था। और मलयालम की इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मलयालम की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जा रही है प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब संस्कृत भाषा का इसमें यूज़ किया गया है या फिर जो वर्ड्स है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। और एक और अमेजिंग फैक्ट, एक और काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम इम्पॉर्टेंट जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का विषयक है मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ठीक है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। ठीक। जो कि ये इंडिकेट करता है कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। हीरा और मूंगा मतलब मणि प्रवालम। ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अपने साउथ इंडिया के बारे में, केरला इस साइड है। अब हम पढ़ेंगे ओडिशा की साइड से जगन्नाथी संप्रदाय। ठीक है। जगन्नाथ किधर स्थित है? पुरी उड़ीसा में। ठीक है। हमारे इंडिया के इस वाले पार्ट के आसपास। ठीक है। उड़ीसा में जगन्नाथ जी का संप्रदाय, जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची है। ठीक है। और आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है।
जगन्नाथ यात्रा कुछ टाइम पहले निकली थी, जिसको रथ यात्रा भी बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर यात्रा है, और जो यहाँ पे त्यौहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी हमारे इंडिया के प्रमुख त्योहारों में से एक हैं। ये माना जाता है कि जो जगन्नाथ जी थे कुछ टाइम पहले वो एक स्थानीय देवता थे, मतलब उनको जो लोकल लेवल के लोग थे वो ही पूजते थे जगन्नाथ जी को, बट आगे चल के जगन्नाथ जी का रूप ही विष्णु जी का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने खुद को जगन्नाथ जी के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया, और 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया और खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, जगन्नाथ जी का प्रतिनियुक्त। ये एक पांडुलिपि है, पर जगन्नाथ यात्रा में इन्हीं तीनों की पूजा की जाती है, ठीक है। और इसमें से बोला जाता है कि बालभद्र, जिसको बलराम जी भी बोलते हैं, बीच में इनके सिस्टर है सुभद्रा, ठीक है, और जगन्नाथ जी खुद, ठीक है। इन्हीं की मूर्तियों की रथ यात्रा निकाली जाती है। और हमने कुछ चैप्टर्स पिछले कुछ चैप्टर में भी पढ़ा था कि मंदिर किसी भी राज्य की शान का प्रतीक होते थे। जितना भव्य मंदिर होगा उतनी शान या फिर उतनी समृद्धि उस राज्य की मानी जाती थी। तो ऐसे यहाँ पे था, जैसे जैसे जगन्नाथ जी की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, जैसे जैसे इस मंदिर की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई, इस मंदिर का या फिर इस जगह का सामाजिक और राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया। इवन ये भी बोला जाता था, इवन ये माना जाता था कि अगर उड़ीसा को जीतना है ना, तो मुगल, मराठे और ईस्ट इंडियन कंपनी इन सब ने इस मंदिर पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि अगर ये मंदिर अपने अंडर में ले लेंगे तो वहाँ के लोग इनकी सत्ता अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इंडिया के इस साइड में। सबसे पहले हमने केरला की साइड पढ़ा, मतलब साउथ पढ़ा, फिर हमने अपने इंडिया का ईस्ट साइड पढ़ा, और अब हम इंडिया का वेस्ट साइड पढ़ेंगे, ठीक है, राजस्थान। उन्नीसवीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस एरिया को राजपूताना कहते थे जहां आज राजस्थान स्थित है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि राजपूत लोगों ने ही राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की, ठीक। उस टाइम माना जाता था कि राजपूताना ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजपूत लोग ही निवास करते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के और हिस्सों में बहुत राजपूत लोग निवास करते हैं, और बल्कि राजस्थान में राजपूत लोगों के अलावा और भी जातियाँ निवास करती है, ठीक है। हाँ, ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर राजपूत रहते थे राजस्थान में, ठीक है। और इन लोगों ने अपनी अलग ही शूरवीरता के किस्से या फिर अलग ही शूरवीरता के आदर्श स्थापित किए। जैसे हमने राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा था, ठीक। उन्होंने मरना स्वीकार किया पर झुकना नहीं या फिर पेट दिखाना नहीं, ठीक। इस टाइप के आदर्श राजपूत लोगों में माने जाते थे। उन राजपूतों की, उन शूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित है, ठीक है। और विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा ये गाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी राजपूत ही थी, ठीक है। और वो मेरे को बताती थी कि वो महाराणा प्रताप की वंशज है, और उनके घर में एक रिवाज है कि एक कोई स्पेशल टाइम होता है, उस स्पेशल टाइम पे जैसे महाराणा प्रताप हुए या फिर और भी कोई शूरवीर हो गए, उनकी मतलब जो शौर्य गाथा है वो सुनी जाती है राजस्थानी लैंग्वेज में,
ठीक है। तो यही है कि अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। काव्य और गीतों में उन लोगों की शूरवीरता उस टाइम लिख दी गई और आज तक भी वो गाते रहे हैं। और इन्हीं नाट्य इनमें ये भी है कि स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। मतलब कि अगर फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, अगर फ्रेंडशिप के बारे में बता भी रही है तो ऐसे बताया कि सामने वाले इंसान को फील हो जाए कि हाँ शौर्य की है। तो इस तरह से ही शौर्य का वर्णन किया जाता था कि सामने वाला समझ जाए कि, या फिर सामने वाला अच्छे से इमेजिन कर ले कि हाँ उस टाइम हुआ क्या होगा। ठीक है। स्त्रियों का भी अपना ही एक अलग स्थान था, बल्कि इसमें तो ये बोला जाता है कि स्त्रियों को झगड़े के कारण का रूप माना जाता था कि जब भी लड़ाइयाँ बजती थी या तो स्त्रियों को जीतने में या फिर उनकी रक्षा करने के लिए। ठीक है। और राजस्थान में तो आपने जौहर भी सुना होगा। ठीक है। और एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी जौहर दिखाया गया है लास्ट में। तो यहाँ की लेडीज़ क्या करती थी कि वो प्रण लेती थी कि जीना तो साथ में ही है पर मरने के टाइम भी वो साथ ही देंगी। ठीक। तो सती प्रथा जौहर में तो खुद को जलाती थी, बट सती प्रथा में क्या होता था कि जहाँ पति मरा उसकी चिता पे वो जो लेडी होती थी उसको जिंदा जलाया जाता था। ये थी सती प्रथा उस टाइम में। और जौहर में क्या होता था कि जैसे कि कोई भी फाइट हुई, उसमें उसका हस्बैंड मर गया, उसकी न्यूज़ उस लेडी को मिली तो वो खुद ही चिता जला के उसमें कूद जाती थी जलती चिता में। ठीक। वो होता था जौहर। अब हम पढ़ते हैं कथक के बारे में, कथक नृत्य के बारे में। ठीक है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी और अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। ठीक है। उनके बोलने का तरीका, उनका संगीत, उनके एक्सप्रेशंस, हाव भाव एक्सप्रेशंस से उस कहानी को वो और भी ज़्यादा अच्छा बनाया करते थे। इवन 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार में भी कथक ने बहुत अच्छा रूप ले लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान मतलब कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें बोला जाता था रासलीला। इवन रासलीला तो आज भी दिखाई जाती हैं। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ साथ कथक कथाकार भी जुड़े होते थे। उनके हाव भाव मुगल बादशाहों के दरबारों में या फिर जो अभिजात मतलब जो अच्छे वर्ग के लोग माने जाते थे उस टाइम, उनके सामने कथक राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। और आगे चल के कथक 2 जगहों में बढ़ गया। एक तो राज दरबारों में, किधर, जयपुर। ठीक। और दूसरा लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक मुख्य कला के रूप में उभरा। फिर बाद में क्या हुआ कि कथक 1850 और 1875 के आसपास इन्हीं 2 जगहों पे ना रह के लखनऊ और जयपुर में ना रह के आसपास में भी स्प्रेड हो गया। जैसे आज का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के जो आसपास के इलाकों में द्रुत पद संचालन मतलब तेज गति से पैर चलाना, उत्तम वेशभूषा, अच्छी वेशभूषा और कहानियों की प्रस्तुतिकरण और अभिनय मतलब एक्टिंग पे जोर दिया जाने लगा। ब्रिटिश टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कथक को, क्योंकि ये लोग इसको नापसंद किया करते थे, बट फिर भी कुछ लोगों के प्रयासों की वजह से कथक बचा रहा। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कथक को 6 शास्त्रीय नृत्यों के रूप में मान्यता मिल गई। सो गाइज, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब ताकि